कंपनी लॉ का 21 क्वेश्चन सेक्शन 29 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड अ पब्लिक ऑफर ऑफ सेकेंडरी टू बी इन demotorized from B. Alternation of Article C. Registered Office of the Company. D. Red Herring Prospectus. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 29 प्रदान करती है प्रतिभूतियों की सार्वजनिक पेशकश को अभौतिक रूप से प्रस्तुत किया जाना। बी. लेख में परिवर्तन। सी. कंपनी का पंजीकरण कार्यालय। डी. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसका राइट आंसर ए. पब्लिक ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इन डिमोटलाइज फॉर्म। प्रतिभूतियों की सार्वजनिक पेशकश को अभौतिक रूप से प्रस्तुत किया जाना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 29 प्रदान करती है प्रतिभूतियों की सार्वजनिक पेशकश को अभौतिक रूप से प्रस्तुत किया जाना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 29 प्रदान करती है प्रतिभूतियों की सार्वजनिक पेशकश को अभौतिक रूप से प्रस्तुत किया जाना। 22. Which section of the Companies Act 2013 deal with the company to expect unpaid share capital although not called up? A. Section 47 of the Companies Act 2013. Section B. Section 44 of the Companies Act 2013. Section C. Section 50 of the Companies Act 2013. D. Section 49 of the Companies Act 2013. कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनी की अवैतनिक शेयर पूंजी स्वीकार करने से संबंधित करती है, भले ही उसे बुलाया ना गया हो? ए. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 47। बी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44। सी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 50। डी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 49। इसका राइट आंसर सी. सेक्शन 50 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 50। सेक्शन अधिनियम 2013 की धारा कौन सी कंपनी की अवैतनिक शेयर पूंजी स्वीकार करने से संबंधित करते हैं, भले ही उसे बुलाया ना गया हो? पहले तो इस बात पर गौर कर लीजिए, 2013 मेरे सामने ही है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 50 Okay, 23. Section 12 of the Companies Act 2013 deal with A. Registered office of the company. B. Formation of company. C. Service of document. D. Article. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 12 किससे संबंधित है? कंपनी का पंजीकरण कार्यालय, कंपनी का गठन, दस्तावेजों की सेवा या डी. लेख। राइट आंसर ए. कंपनी का पंजीकरण कार्यालय, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील विद ए रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी का पंजीकरण कार्यालय। 24. विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील विद द प्रोविजन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक? कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा जनता में जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध से संबंधित है? A. Section 73 of the Companies Act 2013. B. Section 79 of the Companies Act 2013. C. Section 74 of the Companies Act 2013. D. Section 75 of the Companies Act 2013. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73। बी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 79। सी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 74। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 75। इसका राइट आंसर पहले तो 2013 का ही बताना है। कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा जनता में जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ए. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73, सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 25. सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील विद ए. इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बी. execution of bill and exchange. C. Effect of memorandum and article. D. Self prospectus. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 10 किससे संबंधित है? ए. कंपनी का निगम। बी. विनिमय के बिलों का निष्पादन। सी. ज्ञापन और लेखों पर प्रभाव। डी. सेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसका राइट आंसर
सी इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ज्ञापन और लेखों का प्रभाव। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा किससे संबंधित है? सेक्शन 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील विद इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, ज्ञापन और लेखों का प्रभाव। 26. Which of the following section in the Companies Act 2013 mention about red herring prospectus? A. 18 of the Companies Act 2013, B. 25 of the Companies Act 2013, C. 21 of the Companies Act 2013, D. 32 of the Companies Act 2013। कंपनी अधिनियम 2013 में निम्नलिखित में से किस धारा में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में उल्लेख है? ए. कंपनी अधिनियम 2013, बी. 25 कंपनी अधिनियम 2013, सी. कंपनी अधिनियम 2013 के 21, डी. 32 कंपनी अधिनियम 2013। इसका राइट आंसर डी. 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 32 कंपनी अधिनियम 2013। क्या कह रही हो? Which of the following section in the Companies Act 2013 mention about red herring prospectus? 32 of the Companies Act 2013। कंपनी अधिनियम 2013 में निम्नलिखित में किस धारा में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में उल्लेख है? तो 32 कंपनी अधिनियम 2013। 27. Which of the following section in the Companies Act 2013 mention about option to adopt principle of proportional representation for appointed of directors? A. 118 of the Companies Act 2013, B. 125 of the Companies Act 2013, C. 121 of the Companies Act 2013, D. 163 of the Companies Act 2013। कंपनी अधिनियम 2013 को निम्नलिखित में से किस धारा में निर्देशकों की नियुक्ति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाने के विकल्प का उल्लेख है? ए. 118 कंपनी अधिनियम 2013, बी. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125, सी. कंपनी अधिनियम 2013 के 121, डी. कंपनी अधिनियम 2013 के 163। इसका राइट आंसर डी. कंपनी अधिनियम 2013 के 160 of the Companies Act 2013। Which of the following section in the Companies Act 2013 mention about option to adopt principle of proportional representation for appointment of director? कंपनी अधिनियम 2013 के निम्नलिखित में से किस धारा में निर्देशों की नियुक्ति के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाने के विकल्प का उल्लेख है? तो कंपनी अधिनियम 2013 के 163। इसका राइट आंसर है डी. 163 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। 28. Which of the following section in the Companies Act 2013 mention about contract of employment with managing or whole-time director? A. 118 of the Companies Act 2013, B. 190 of the Companies Act 2013, C. 121 of the Companies Act 2013, D. 132 of the Companies Act 2013। कंपनी अधिनियम 2013 में निम्नलिखित में से किस धारा में प्रबंध या पर्णकाल के निर्देशक के साथ रोजगार के अनुबंध का उल्लेख है? ए. कंपनी अधिनियम 2013 के 118, बी. 119 कंपनी अधिनियम 2013, सी. कंपनी अधिनियम 2013 के 121, डी. कंपनी अधिनियम 2013 के 132। इसका राइट आंसर बी. 190 कंपनी अधिनियम 2013, 190 of the Companies Act 2013। Which of the following section in the Companies Act 2013 mention about contract of employment with managing or be whole-time director? कंपनी अधिनियम 2013 में निम्नलिखित में से किस धारा पर प्रबंध या पर्णकालिक निर्देशक के साथ रोजगार के अनुबंध का उल्लेख है? तो कंपनी अधिनियम 2013 के 128, 29।
Which of the following section in the Companies Act 2013 mention about appointment of key managerial personnel? A. 128 of the Companies Act 2013, B. 125 of the Companies Act 2013, C. 221 of the Companies Act 2013, D. 203 of the Companies Act 2013। कंपनी अधिनियम 2013 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख करती है? ए. कंपनी अधिनियम 2013 के 128, बी. कंपनी अधिनियम 2013 के 125, सी. कंपनी अधिनियम 2013 के 221, डी. कंपनी अधिनियम 2013 के 203। इसका राइट आंसर डी 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के 203। कंपनी अधिनियम 2013 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रमुख प्रबंधकीय कंपनी कर्मियों की नियुक्ति के बारे में उल्लेख करती है? कंपनी अधिनियम 2013 के 203। 30. Which of the following section in the Companies Act 2013 mention about penalty for furnishing false statement, mutilation, destruction of document? A. 229 of the Companies Act 2013, B. 251 of the Companies Act 2013, C. 216 of the Companies Act 2013, D. 232 of the Companies Act 2013। कंपनी अधिनियम 2013 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा में झूठे विवरण प्रस्तुत करने, दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए दंड का उल्लेख है? ए. कंपनी अधिनियम 2013 के 229, बी. कंपनी अधिनियम 2013 के 251, सी. कंपनी अधिनियम 2013 के 216, कंपनी अधिनियम 2013 के 232। इसका राइट आंसर ए. कंपनी अधिनियम 2013 के 229 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी अधिनियम 2013 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा में झूठे विवरण प्रस्तुत करने, दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए दंड उल्लेख है? कंपनी अधिनियम 2013 के 229। 31. The Companies Act 2013 has been divided into chapter and section: A. 27 chapter and 461 section, B. 27 chapter and 470 section, C. 29 chapter and 461 section, D. 29 chapter and 470 section। कंपनी अधिनियम 2013 को अध्याय एवं धारा में विभाजित किया गया है। A. 27 अध्याय और 461 खंड, B. 27 अध्याय और 470 खंड, C. 29 अध्याय और 461 खंड, D. 29 अध्याय और 470 खंड। इसका राइट आंसर C. 29 चैप्टर एंड 461 सेक्शन, 29 अध्याय और 461 खंड। कंपनी अधिनियम 2013 को अध्याय एवं धारा में विभाजित किया गया है। 29 अध्याय और 461 खंड, 29 चैप्टर एंड 461 सेक्शन। 32. The Companies Act 2013 has Schedule A 7, B 6, C 5, D 4। कंपनी अधिनियम 2013 निर्धारित किया गया है A 7, B 6, C 5 और D 4। इसका राइट आंसर A 7। कंपनी अधिनियम 2013 निर्धारित किया गया है A 7। 2013 है शेड्यूल 7। 33. The Chapter 3 of the Companies Act 2013 is related to A. Incorporation of the company, B. Share capital and debenture, C. Dissolution and payment of dividend, C. Prospectus and allotment of securities। कंपनी अधिनियम 2013 का अध्याय 3 किससे संबंधित है? A. कंपनी का निगम, B. शेयर पूंजी का डिबेंचर, C. लाभांश की घोषणा और भुगतान, D. प्रोस्पेक्टस और प्रभूतियों का आवंटन। इसका राइट आंसर
डी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोस्पेक्टस और प्रभूतियों का आवंटन। 34. The Companies Act 2013 was enacted on A. 27 August 2013, B. 28 August 2013, C. 29 August 2013 and D. 30 August 2013। ये enacted है, वो पहले वाले से रिलेट मत कर देना। कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू किया गया था? कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू किया गया था? 27 अगस्त 2013, 28 अगस्त 2013, 29 अगस्त 2013, 30 अगस्त 2013। इसका राइट आंसर सी 29 अगस्त 2013, 29 अगस्त 2013, 29 अगस्त 2013। 35. Which among the following securities need not be issued through prospectus? A. IPO of public company, B. Securities of private company, C. FPO of public company, D. Employee stocks option of public company। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभूतियों का प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जारी करने की आवश्यकता नहीं है? ए. सार्वजनिक कंपनी की IPO, बी. निजी कंपनी की प्रभूतियों, सी. सार्वजनिक कंपनी का FPO, डी. सार्वजनिक कंपनी के कर्मचारी स्टॉक विकल्प। इसका राइट आंसर बी सिक्योरिटीज ऑफ प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी की प्रभूतियों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभूतियों को प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जारी करने की आवश्यकता है? निजी कंपनी की प्रभूतियों, सिक्योरिटीज ऑफ प्राइवेट कंपनी। 36. A private company cannot issue through A. IPO, B. right issue, C. bonus issue, D. private placement। कोई निजी कंपनी के माध्यम से जारी नहीं कर सकती। A. IPO, B. सही मुद्रा, C. बोनस मुद्रा, D. निजी प्लेसमेंट। इसका राइट आंसर A. IPO कोई निजी कंपनी के माध्यम से जारी नहीं कर सकती है। IPO A private company cannot issue through IPO। 37. Who has the power to regulate issue and transfer of securities? A. Reserve Bank of India, B. MCA, C. ICSI, D. Securities and Exchange Board of India। प्रभूतियों के निर्गम और हस्तांतरण को विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? ए. भारतीय रिजर्व बैंक, B. MCA, C. ICSI, डी. भारतीय प्रभूति और विनिमय बोर्ड। इसका राइट आंसर डी. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रभूतियों और विनिमय बोर्ड। 38. एवरी प्रोस्पेक्टस इशू बाय अ पब्लिक कंपनी शुड contain report related to profit and losses for immediately preceding financial year। A. 6, B. 5, C. 4, D. 3। किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक प्रोस्पेक्टस में जारी रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए लाभ और हानि के लिए। A. 6, B. 5, C. 4, D. 3। इसका राइट आंसर B. 5। किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक प्रोस्पेक्टस में जारी रिपोर्ट शामिल होनी चाहिए ठीक प्रवर्ती वित्तीय वर्षों के लिए लाभ और हानि के लिए। तो वो कितने सालों के लिए? 5। 39. A prospectus is valid when days after the copy of prospectus is delivered to Registrar of Companies ROC। A. 30, B. 45, C. 60, D. 90। prospectus कंपनी रजिस्ट्रार ROC को प्रोस्पेक्टस की कॉपी सौंपे जाने के कुछ दिनों के भीतर वैध होता है। A. 30, B. 45, C. 60, D. 90। इसका राइट आंसर D. 90 यानी कि 2 महीने। 3 महीने। A prospectus is valid within days after the copy of prospectus is delivered to Registrar of Companies ROC। 90। prospectus कंपनी रजिस्ट्रार ROC को प्रोस्पेक्टस की कॉपी सौंपे जाने की कुछ दिनों के भीतर वैध होता है, तो वो 90 दिनों के बीच में। 40. What is the minimum fine that can be imposed on a company if a prospectus is issued in contravention of the provision Section 26 of the Companies Act 2013? A. ₹50,000, B. 1 लाख, C.
2 लाख और डी 3 लाख। यदि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 24 के प्रावधान के उल्लंघन में प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है तो कंपनी पर न्यूनतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? ए 50,000, बी 1 लाख, सी 2 लाख, डी 3 लाख। इसका राइट आंसर ए 50,000। 50,000 सबसे कम लगाया जाता है। सो थैंक यू।